हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के सब्जेक्ट वाइज वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया था, तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, which act provided separate legislative subject for the center and province with 3 distinct lists? किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858 और फोर्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में केंद्र और प्रांत के लिए 3 अलग अलग सूचियों के प्रावधान किए गए। 3 अलग सूची यानी लिस्ट बनाए गए। उनमें पहला था संघ सूची, ऐसे विषय जो कि संघ के अधीन थे। इनमें राष्ट्रीय महत्व के कुल 59 विषय थे, 59। दूसरा था राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत 54 सब्जेक्ट जिन पर प्रांतों का अधिकार था, यानी राज्य से रिलेटेड सूचियां थी, विषय थे। एंड थर्ड है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें कुल 36 सब्जेक्ट थे जिस पर केंद्र और प्रांत, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। किसमें था ये? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत था। इसे हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट मेड एजुकेशन ए सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट? निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया? तो हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसमें शिक्षा यानी एजुकेशन को राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में डाला गया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ एन आरटीआई एप्लीकेंट इज एग्रीव्ड बाय द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स decision for lack or response, within how many days must the first appeal be filed under section 19 of the RTI Act? यदि एक आरटीआई आवेदक लोक सूचना अधिकारी के निर्णय या जवाब की कमी से व्यथित है, तो आरटीआई अधिनियम के धारा 19 के तहत पहली अपील कितने दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए? तो इसके लिए आपको बताना है इसकी अपील की समय सीमा कितनी है। तो यह आमतौर पर यह 30 दिनों की होती है। यह अपील एक वरिष्ठ अधिकारी के, जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी कहा जाता है, प्रथम अपीलीय अधिकारी कहा जाता है, इन्हीं के समक्ष दायर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट
extend the reservation of seats for SC and ST in the legislature for another 10 years till 2030. किस संशोधन ने 2030 तक SC और ST के लिए विधायिकाओं में सीटों के आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसके लिए संविधान संशोधन बताना है तो 104 यानी 104th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत यह अवधि 26 जनवरी 2020 से, यह जो समय सीमा है 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई। यह 26 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2030 तक अगले 10 वर्षों के लिए SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया गया। तो C इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर? भारत में एक राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद, वह सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत। यह प्रावधान संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार है, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति आंसरेबल है यानी जवाबदेह है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति आंसरेबल है यानी जवाबदेह है। तो इसका राइट आंसर हो गया राज्य विधानसभा यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, Which article of the Indian Constitution states that directive principles are not enforceable by any court? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत को नॉन जस्टिसिएबल कहा गया है। नॉन जस्टिसिएबल कहा गया है, यानी आर्टिकल 37 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, लागू करने योग्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 37। ठीक है, यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह हमारे शासन में मौलिक कानून बनाते हैं, मौलिक कानून बनाते हैं और इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होता है। हमें पता है पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्णित किया गया है, DPSP को वर्णित किया गया है। इसे हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया C 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉमनली साइटेड एज फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस फॉर जुडिशियल रिव्यू? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार बनाने के रूप में उद्धृत किया जाता है? यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के लिए मुख्य संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। आर्टिकल 13 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का आधार है वह दिया गया है। हमारे संविधान के
आर्टिकल 32 जिसमें सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 इसमें हाई कोर्ट, इन दोनों आर्टिकल में न्यायपालिका को विधायिका और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिक जांच की शक्ति देता है। यानी न्यायपालिका जो है वह संवैधानिक आधार की जांच कर सकता है, कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक आधार की जांच कर सकता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। तो ये इसका राइट आंसर है आर्टिकल 13। अगला सवाल है, प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कामकाज की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत को सुरक्षित करने का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 42, जिसमें राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 42। यह डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 43A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 43A को 42वें संविधान संशोधन, इसे 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जोड़ा गया, जिसमें राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के द्वारा औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसका उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को शामिल करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ाना है। श्रमिकों को इसमें शामिल करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर है बी। The ninth schedule of the Indian Constitution protect law from being challenged in courts under judicial review। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से कानून की रक्षा करती है। तो फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ा गया। यह 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 9 शेड्यूल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के योजना आयोग का सही वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है संविधान के एक अनुच्छेद के द्वारा स्थापित एक वैधानिक अधिकार है। सेकंड है भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला एक संवैधानिक आयोग। थर्ड है 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय। एंड फोर्थ है 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया एक वैधानिक निकाय।
तो फ्रेंड्स, योजना आयोग के बारे में हम जानते हैं कि इसकी स्थापना 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गैर संवैधानिक या नॉन, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है नॉन स्टैट्यूटरी, गैर वैधानिक, दोनों याद रखिएगा, गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक। तो इसे 1950 में एक सरकारी प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। तो सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था, जिसे अब 2015 में नीति आयोग के द्वारा चेंज कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस इज नॉट जनरली टेकन अप बाय द लोक अदालत इन इंडिया। निम्नलिखित में किस प्रकार के मामले को आमतौर पर लोक अदालत में नहीं लिया जाता है। तो लोक अदालत जो कि एक ऐसी अदालत है जो समझौते और सुलह के द्वारा विवादों को निपटाती है, विवादों का निपटारा करती है, मुख्य रूप से दीवानी और गैर आपराधिक यानी समझौता योग अपराधों को यह निपटाती है। क्वेश्चन में इसका ऑप्शन दिया गया हत्या के मामले। तो हत्या के मामले में लोक अदालत निर्णय नहीं लेती है, क्योंकि इसे समझौते के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। ए इसका राइट आंसर है, हत्या के मुकदमे। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 131। हमारे संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार जिसमें प्रमुख है, जो कि आर्टिकल 131 के अंतर्गत है। आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को वर्णित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को वर्णित किया गया है। उनमें क्या है? उनमें है पहला संघीय विवाद, जैसे दो या दो से अधिक राज्यों में अगर विवाद हो तो यह सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच का विवाद। ए इसका राइट आंसर है। विच लीगल अथॉरिटी गिव्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू लोक अदालत इन इंडिया। कौन सा कानूनी प्राधिकरण भारत में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। लोक अदालत से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आगे के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 के द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य है समाज के कमज़ोर वर्गों को सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना। समाज के कमज़ोर वर्ग को सक्षम कानूनी सेवा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। सेम 1987 के बारे में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट किए हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन नॉट बी टेकन अप बाय ए लोक अदालत। कौन सा मामला लोक अदालत द्वारा नहीं लिया जाता है।
पहला है मोटर दुर्घटना दावे, सेकंड है आपसी सहमति से तलाक के विवाद, थर्ड है भूमि अधिग्रहण के मामले, और फोर्थ है गैर समझौता योग्य आपराधिक मामले। मैंने अभी बताया था कि नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, जो समझौता योग्य आपराधिक मामले हैं, वह लोक अदालतों के अंतर्गत डिस्कस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज कवर्ड अंडर। अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार दोहरे खतरे और आत्म अभिशंसन से संरक्षण सहित किसके अंतर्गत आता है? दोहरे खतरे और इंग्लिश में समझ में आएगा द राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, जो कि भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है, जो कि हमें अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, आर्टिकल 20। अगला सवाल है द पीएम स्वनिधि स्कीम इज अवेलेबल फॉर beneficiary belonging to only those state UTs which have notified rules and a scheme under the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act। पीएम स्वनिधि योजना के केवल उन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन, यानी यह किस अधिनियम के तहत नियम और एक योजना अधिसूचित की है? स्ट्रीट वेंडर के लिए है आजीविका के संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का जो अधिनियम पास किया गया है, यह 2014 में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत नियम और एक योजना को केंद्र और राज्यों दोनों में लागू किया गया, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। तो याद किए रखिएगा 2014 इसका राइट आंसर है। हु इज द हेड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया? भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ऑब्वियस है, जिला न्यायालय का सिविल प्रशासक जिला न्यायाधीश होगा। बी इसका राइट आंसर है। जिला न्यायाधीश जो होता है वह जिले का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, न्यायिक अधिकारी होता है। वह जिले के अधीनस्थ न्यायालयों के पूरे प्रशासनिक नियंत्रण का भी प्रमुख होता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट? कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या आपराधिक कानून? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपराधिक कानून, समवर्ती सूची के अंतर्गत आपराधिक कानून, जो कि हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, बैंकिंग और रक्षा यह दोनों संघ सूची का विषय हैं, संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ।
The 105 Constitutional Amendment Act 2021 is related to which of the following? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100 से 105वें संशोधन नियम को जरूर ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह 2021 में राज्य के पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को अपनी राज्य सूची तैयार करने की शक्ति को बहाल देता है। ओबीसी को राज्य सूची तैयार करने की शक्ति देता है। ओबीसी की पहचान के लिए राज्य सरकार को इसमें शक्तियां प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी अमेंडमेंट बाय ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी रेदर देन थ्रू द स्पेशल प्रोसीड्यूर अंडर आर्टिकल 368? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान संसद के एक साधारण अधिनियम जिसे साधारण बहुमत के द्वारा न कि अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जाता है? तो यह है, संसद कानून द्वारा नए राज्यों को शामिल कर सकती है। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन में कहा गया कौन सा संवैधानिक प्रावधान संसद के साधारण अधिनियम के द्वारा न कि अनुच्छेद 368 के द्वारा विशेष प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो किसी राज्य संसद कानून के द्वारा नए राज्य को शामिल कर सकती है। नए राज्यों के प्रवेश स्थापना हमारे संविधान के आर्टिकल 2 के अंतर्गत संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, आर्टिकल 2। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन स्टेट्स अदर देन नॉर्थ ईस्ट? संविधान की खोज कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो पूर्वोत्तर के अलावा राज्यों में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत बी इज द राइट आंसर। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब के अलावा किसी भी राज्य में एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। आर्टिकल 5 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा एससी एसटी यानी इसके अलावा किसी भी राज्य में एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी में अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर जस्ट 6 years ऑफ रेसिडेंस एज पर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 साल के लिए निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दे सकती है? तो यह किस समुदाय के लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान के सिख। पाकिस्तान के सिख जो है वह 2019 के CAA 2019 में, जिसमें 6 समुदाय हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को शीघ्र नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा 6 राज्य हैं, 6 धर्म हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी में अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर जस्ट 6 years ऑफ रेसिडेंस एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 साल के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तो यह बहुत चर्चित CAA 2019 के अनुसार जो 6 प्रमुख धर्म हैं, 6 प्रमुख समुदाय हैं, जिनमें है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन्हें शीघ्र नागरिकता प्रदान करता है CAA 2019। इसमें चूँकि यह समुदाय जो है भारत में निवास की जो अवधि है नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष, उसे घटाकर 11 वर्ष को घटाकर इन समुदाय के लिए 5 वर्ष कर देता है और इसलिए पाकिस्तान से सिख इस प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनमें अपवाद रखा गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी। बांग्लादेश के अवैध प्रवासी को अपवाद में रखा गया है, अपवाद है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सिख फॉर पाकिस्तान। आर्टिकल 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट empowers the parliament to establish tribunals for adjudication of matter related to certain subject. Which of the following matters is especially covered under article 323B? भारत के संविधान के अनुच्छेद 323B जो कि 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि संसद के कुछ विषयों से संबंधित मामलों के न्याय निर्णयन यानी एडजुडिकेशन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला विशेष रूप से अनुच्छेद 323B के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा 323B को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो यह कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार जैसे मामले द्वारा न्यायाधिकरण को सौंपा जा सकता है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 323B के अंतर्गत आता है। संसद और राज्य विधानसभा को कुछ अन्य मामलों में जैसे कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार इत्यादि के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। तो सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट दैट गवर्न द रूल एंड सर्विस कंडीशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? उन अधिनियम का नाम क्या है जो अखिल भारतीय सेवाओं के नियम और सेवा शर्तों को नियंत्रित करता है? अखिल भारतीयों के लिए जो सेवा शर्त है वह है ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 संविधान का अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन और उसके विनियमन यानी उसे स्टार्ट करने और उसे रेगुलेट करने का अधिकार देता है। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 312। अगला सवाल विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड? नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह आर्टिकल 371A के अंतर्गत है। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, जिसमें नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नागालैंड के लिए स्पेशल
प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्लेम्स ऑफ SC एंड ST शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन मैटर ऑफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार SC और ST के दावों को निम्नलिखित में से किस मामले में ध्यान रखा जाएगा? SC और ST के लिए है तो यह है सार्वजनिक रोजगार, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए SC और ST के दावों को और उनके मामलों को ध्यान में रखा जाएगा। B इज द राइट आंसर। Which article of the Indian Constitution deals with the distribution of legislative power between the Union and the state? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है? संघ और राज्यों का विधायी वितरण आर्टिकल 246 के अंतर्गत विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां जो निहित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसी के आधार पर कानून बनाने की शक्तियों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 246 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग इंडियन स्टेट मिनिस्टर? कौन सा भारतीय राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन तय करता है? तो इसके लिए राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा विभागों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर डी इज द राइट आंसर। चीफ मिनिस्टर जो है वह राज्य के मंत्रियों को ठीक है, चीफ मिनिस्टर राज्य के मंत्रियों के विभागों के आवंटन को तय करता है और उसके फेरबदल को भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो अमंग इंडियन स्टेट मिनिस्टर? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य मंत्रियों के बीच, जो राज्य मंत्री है उनके बीच विभागों का आवंटन तय करता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करते हैं, लेकिन उनके मंत्रालय के आवंटन
मंत्रालय के आवंटन और उनके मंत्रालय का फेरबदल, यह सभी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। राज्यपाल जो है औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री का आवंटन करता है, मंत्रिमंडल का आवंटन करता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट एट द नेशनल लेवल इन इंडिया? कौन सा सरकारी निकाय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए है एनडीएमए, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका जो नेतृत्व है यानी इसका जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। ठीक है, यह आपदा से जुड़ी नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देश को निर्धारित करने के लिए शीर्ष निकाय है एनडीएमए। अगला सवाल है, हु ऑर्गेनाइज लोक अदालत इन इंडिया? भारत में लोक अदालतों का आयोजन कौन करता है? आपने देखा होगा कि लोक अदालत से कई सवाल पूछे गए हैं, तो अगली बार से आप लोक अदालत पढ़ के जाएंगे। तो भारत में लोक अदालतों का आयोजन नेशनल एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। नेशनल एंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ए इज द राइट आंसर। इन अदालतों का आयोजन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसे शॉर्ट में कहा जाता है नालसा, नालसा और सालसा, सालसा। इसके साथ साथ जिला और तालुक स्तर के जो अथॉरिटी हैं उनके द्वारा भी लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। हाउ डिड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इमर्ज इन इंडिया एज ए टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? भारत में न्यायिक सक्रियता के लिए एक उपकरण के रूप में जनहित याचिका यानी PIL का उदय हुआ। तो PIL जो कि 1979 व्हेन द सुप्रीम कोर्ट अलाउ इंडिविजुअल टू फाइल केस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, 1979 में शुरू हुआ था, जो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तियों को सार्वजनिक हित के लिए मामले दर्ज करने की अनुमति दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखिएगा, न्यायिक सक्रियता जो है वह एक टूल है, एक उपकरण है जिसके तहत न्यायपालिका है वह सार्वजनिक हित के मामले को दर्ज करने की सार्वजनिक हित के मामले को दर्ज करती है। भारत में PIL की जो शुरुआत हुई थी वह 1970 के दशक में हुई थी। इसके प्रमुख सूत्रधार है PN भगवती और दूसरा नाम है VR कृष्ण अय्यर। ठीक है, VR कृष्ण अय्यर। तो ये दोनों PIL से जुड़े हुए हैं, जनहित याचिका हिंदी में बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। विद इन हाउ मेनी डेज मोस्ट इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइडेड अंडर द RTI एक्ट फॉर जनरल रिक्वेस्ट? सामान्य अनुरोध के लिए RTI अधिनियम के तहत कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जाती है? तो यह है 30 दिनों के भीतर। 30 दिनों के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम RTI के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिसे PIO कहा जाता है, PIO को सामान्य अनुरोध पर 30 दिनों के भीतर सूचना की सेवा प्रदान करनी होती है। तो बी इसका राइट आंसर है। Which of the following features introduced by the 73 Constitutional Amendment ensure the continuous functioning of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट में PRIs कहा जाता है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शुरू की गई कौन सी विशेषता पंचायती राज संस्थाओं के निरंतर काज को सुनिश्चित करती है? तो इसका लिए राइट आंसर है
इलेक्शन विद इन 6 मंथ ऑफ डिस्कशन ऑफ पंचायत, एक पंचायत के विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव। तो सी इसका राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार भाग 11 में, भाग 9 में पंचायती राज को जोड़ा गया, पंचायती राज्य को जोड़ा गया, जिसमें 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना अनिवार्य है। सी इज द राइट आंसर। द सरकारिया कमीशन प्राइमरली फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग विच टाइप ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। सरकारिया आयोग मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार के संघवाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को निर्धारित करने के लिए 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत में सहकारी संघवाद, इसका केंद्रीय सरकारी आयोग का जो मुख्य ध्यान है वह सहकारी संघवाद को, सहकारी संघवाद के द्वारा फेडरलिज्म को मजबूत करने, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा मिले। तो इसका राइट आंसर होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ए पर्सन हु हैड वॉलंटरली रिक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ ए फॉरेन स्टेट shall not be considered a citizen of India, the commencement of the constitution under article 5, 6 और 8। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसे अनुच्छेद 5, 6, 8 के तहत संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 5, 6, 8 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया कौन सा अनुच्छेद स्वेच्छा से किसी विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर उसको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो यह है आर्टिकल 9 के अंतर्गत। आर्टिकल 9 में दोहरी नागरिकता की मनाही की गई है, दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप की मनाही है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी से कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो यह है आर्टिकल 239, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का प्रावधान करता है, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का प्रावधान करता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है आर्टिकल 239। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिलेटिंग टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो इसके लिए है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, याद रहेगा आर्टिकल 11 है जिसमें संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, इन द केस ऑफ विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन लीड द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर द अरेस्ट लीगल। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में किस संवैधानिक उल्लंघन के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। पहला है अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन, यानी गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देने में विफलता। तो ए इसका राइट आंसर है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से
अनुच्छेद 22 का उल्लंघन, गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना आवश्यक है। तो यह अगर यह विफल है, फेल टू इन्फॉर्म है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट बाय द 97 अमेंडमेंट टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को 97वां संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था। क्वेश्चन में है सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए, तो यह भाग 9B के अंतर्गत, भाग 9B के अंतर्गत जो कि 97वां संविधान संशोधन 97th संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, जिसमें सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पार्ट बी 9B। अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो यह ऑब्वियस है, राज्य के कल्याण के लिए DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 38, जिसमें लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, आर्टिकल 38। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस ए कैप ऑन द साइज ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य मंत्रिपरिषद के आकार के लिए एक सीमा पेश की है। यानी मंत्रिपरिषद का आकार, यह 91वां संशोधन 91st संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2003 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर मंत्रिपरिषद का आकार कुल सीटों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा, यानी इस पर कैप लगा दिया गया। केंद्र में भी आप देखेंगे जो मंत्रिपरिषद है उसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। तो यह इस पर कैप लग गया 91वां संविधान संशोधन 2003 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द काउंसिल फॉर मिनिस्टर एट द यूनियन लेवल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर पर मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। तो संघ के मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 के अंतर्गत, 74 जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए संघ की मंत्रिपरिषद के प्रावधान संबंधित है। ठीक है, और जिसका प्रधान जो है वह इसका प्रधानमंत्री होगा। अब इसे समझते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी आर्टिकल 74। अगला सवाल है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एबोलिश द प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी हाल में हुआ है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में।
प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? तो यह है 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ 104वां 104th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें लोकसभा में अनुच्छेद 331 और राज्य विधानसभा इसमें है अनुच्छेद 333। तो इसमें आंग्ल भारतीय सदस्यों के जो आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने के जो प्रावधान थे उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आंग्ल भारतीयों के मनोनीत करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, यानी अब इसका मनोनयन नहीं किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच आर्टिकल वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 103rd अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड फॉर EWS रिजर्वेशन। मैंने बोला था आप लोग 100 से 104 तक सभी अमेंडमेंट को ध्यान में रखिएगा, अपने याददाश्त में रखिएगा। वैसे मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें संविधान के सभी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट को उसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न है, EWS आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया था? ठीक है, तो इसके लिए है आर्टिकल 15(6) अनुच्छेद 15(6) और 16(6), जो कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आर्थिक रूप से कमजोर EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी गई। ठीक है, इसमें 15(6) के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण, और 16(6) में है सरकारी सेवा में आरक्षण। ठीक है, तो 16(6) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को संविधान में जोड़ा गया और यह इसकी जो सीमा है वह 10% है। आरक्षण की सीमा 10% है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 15(6) और 16(6), यानी डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंजॉय स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371A ड्यू टू इट्स यूनिक कस्टमरी लॉ एंड लैंड ओनरशिप प्रैक्टिसेस? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने अद्वितीय यूनिक पारंपरिक कानून और भूमि स्वामित्व प्रथा के कारण अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधान का आनंद लेता है? यह सवाल दूसरी बार रिपीट किया गया है। यह नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड जो कि अनुच्छेद 371A के अंतर्गत इसे एक विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है, चूँकि नागाओं के धार्मिक और सामाजिक प्रथा जो है, साथ ही साथ भूमि और उसके संसाधन के स्वामित्व और इन सबों की रक्षा के लिए उन्हें विशेष प्रावधान दिया गया है। तो यह आर्टिकल 370A के अंतर्गत है। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया? किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 में 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो सहकारी समिति है उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला सवाल, विच लॉ प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS? अभी पढ़ा हम लोगों ने। कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है? तो यह 103वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 103वां संविधान संशोधन
2019 में हुआ, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों को EWS को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया गया और यह आरक्षण की सीमा 10% है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज जॉइंटली कंट्रोल्ड बाय बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा संघ और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से नियंत्रित होती है। पहला है राज्य चिकित्सा सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा या केंद्रीय इंजीनियरिंग सेवा। तो यह तो आसान सवाल है, आप लोगों को पता होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसमें आते हैं आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा IFS। इन्हें ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है, ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है, यानी अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। इन सेवाओं के सदस्य जो होते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं और यह विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल बढ़ते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल एज पर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। 2013 लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं। तो लोकपाल और लोकायुक्त के पात्रता संबंधी प्रावधान, जिसमें प्रमुख है ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रमुख पात्रता है उसमें है ए फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। वह भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए या वह सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, उत्कृष्ट तो होगा ही, साथ ही वह भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों का, भ्रष्टाचार विरोधी जो नीति है उस पर वह कम से कम 25 वर्ष का उसे नॉलेज हो, 25 वर्ष का ज्ञान हो। यह किसके लिए है? तो यह लोकायुक्त और लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड आर्टिकल 39A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 39A यानी मुफ्त कानूनी सहायता को जोड़ा गया? यह 42वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, जिसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 39A, जिसके अंतर्गत मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधान को जोड़ा गया। तो ए इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग के, चूंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसके लिए 6 वर्ष की अवधि, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला, दोनों में से जो पहले हो वह पद, वह उनके कार्यकाल की सीमा होगी। यह प्रावधान अनुच्छेद 316 के अंतर्गत 316 के अंतर्गत किया गया है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, उन्हें पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। UPSC के सदस्य या अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। वह 6 साल या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले हो, यह उनका कार्यकाल होगा। तो सी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो यह राज्य से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, DPSP का हिस्सा है, जिसमें आर्टिकल 43 के अंतर्गत जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जो आर्टिकल 43 है
वह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें श्रमिकों के निर्वाह मजदूरी के लिए सरकार को उचित कानून या आर्थिक संगठन द्वारा निर्वाह मजदूरी और काम की मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। लिविंग वेजेज को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। कुटीर या लघु उद्योग को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। किसमें है? आर्टिकल 43 के अंतर्गत। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली लिस्ट द कंपोजिशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में राज्य कार्यपालिका की संरचना को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, जिसमें इसके ढांचा के कार्यपालिका की संरचना को बताना है। तो राज्य कार्यपालिका की संरचना में जो प्रमुख आते हैं उनमें पहला स्थान है राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद। यह उनके ढांचे का प्रमुख अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सी भारत में एक वैधानिक निगम की विशिष्ट विशेषता है? पहला है, ऑप्शंस देखते हैं। इसके कर्मचारियों को सामान्य नियमों के तहत सरकारी सिविल सेवक माना जाता है। इट्स एम्प्लॉई आर कंसिडर्ड गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट अंडर द यूजुअल रूल्स। सेकेंड है, यह एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसकी एक अलग कानूनी पहचान होती है और यह मुकदमा कर सकता है, इस पर मुकदमा किया जा सकता है। इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट, हैज ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड कैन श्योर ऑफ बी सूड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। जो भारत में वैधानिक निगम है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, उसकी एक विशिष्ट विशेषता है कि उसकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल के एक विशेष अधिनियम या एक्ट के द्वारा होगी। ठीक है, अगला सवाल है, विच अथॉरिटी इज द एपीलेट बॉडी अंडर द आरटीआई एक्ट। आरटीआई अधिनियम के तहत अपीलीय निकाय कौन सा प्राधिकरण है? एपीलेट बॉडी के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि आरटीआई अधिनियम के तहत अपीलीय निकाय है। यहाँ अपील कर सकते हैं आप, जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी और केंद्रीय सूचना आयोग। प्रथम अपीलीय अधिकारी और कौन है? केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया केंद्रीय सूचना आयोग। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाज क्रिएटेड टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन इंडिया। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए कौन से संवैधानिक निकाय का निर्माण किया गया था? काफ़ी चर्चा में रहा था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, जिसे जजों के नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के लिए सिफारिश करने के लिए निर्माण किया गया था। 99वां 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था, जो कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास था। कॉलेजियम को
जो न्यायिक नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली है उसे स्थापित करने के लिए या प्रतिस्थापित करने के लिए, उसे हटाने के लिए यह प्रावधान घोषित किया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और फिर से कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अंडर द 5th शेड्यूल which primary authority is granted to the governor of a state regarding schedule area। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में एक राज्य के राज्यपाल को कौन सा प्राथमिक अधिकार प्रदान किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5वीं अनुसूची के बारे में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि, वन और सामाजिक रीति रिवाजों को विनियमित करने की शक्ति, जिसमें राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, SC/ST क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में शक्ति प्राप्त है, विशेष शक्तियां प्राप्त है। वह इसके मानी इस क्षेत्र के भूमि के हस्तांतरण, जंगल और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामले में उन पर रेगुलेशन का अधिकार है। उनके रीति रिवाजों को संरक्षित करने के लिए उनका रेगुलेशन का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट गांधीयन आइडियोलॉजी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है, गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं गांधी जी ग्राम पंचायतों के गठन को, जो कि एक महत्वपूर्ण गांधीवादी सिद्धांत था, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 40 गांधीवादी सिद्धांत ग्राम पंचायतों के गठन को अनुच्छेद 36 के अंतर्गत ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन को समर्थन के लिए इसे हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। What is the maximum strength of members in a state legislative assembly as per the Constitution of India? भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतर संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन में कहा गया राज्य विधानसभा में, तो राज्य विधानसभा के संरचना के, राज्य विधानसभा के जो संरचना है यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या, जो अधिकतम संख्या है वह 500 और न्यूनतम 60 है, न्यूनतम 60 है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं। अपवाद में है गोवा, मिजोरम और सिक्किम। यह ऐसे राज्य हैं जिसकी जो सदस्य संख्या है, चूँकि यह काफ़ी छोटे हैं, तो यहाँ सदस्य संख्या 60 से कम है, 60 से कम है। तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकतम संख्या के बारे में, तो अधिकतम संख्या है 500। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही कथन का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पहले जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 1993 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जांच और सिफारिश करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1993 में, याद रखिएगा, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक वैधानिक निकाय है। आपसे यह सवाल पूछा जाएगा, यह संवैधानिक नहीं बल्कि यह वैधानिक निकाय है। यह मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, उस पर सिफारिश कर सकता है, लेकिन सीधे मुकदमा चलाने या दंडित करने का शक्ति नहीं है। तो याद रखिएगा, इस पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इन इंडिया। भारत में एक वैधानिक निगम की विशेषता है, हमने अभी अभी पढ़ा था, वैधानिक निगम जो हैं उन्हें एक विशेष अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है, इसकी स्वतंत्र कानूनी स्थिति होती है और यह मुकदमा कर सकता है। तो ए इसका राइट आंसर है। यह राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेसेस और प्लेस एज मे बी अपॉइंटेड बाय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों या स्थानों पर बैठेगा जो उसके द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 130 के अनुसार जो संविधान की सिटिंग है वह निर्धारित होगी। सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग अनुच्छेद भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के अनुमोदन से अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की सीट निर्धारित होगी। यह सीट जो है सर्वोच्च न्यायालय चूँकि दिल्ली में बैठता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति अनुमोदन दे दे, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर यानी अप्रूवल पर या अन्य स्थानों पर भी सर्वोच्च न्यायालय के सीट को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि ऐसा करे ही। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रावधान संविधान में है, तो बी इसका राइट आंसर है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। भारत के संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। मैंने पहले भी पढ़ाया इसके बारे में। संविधान के भाग 16 और अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के अंतर्गत कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा मीन्स राज्य विधानसभा, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण, एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण के प्रावधान शामिल है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और डीपीएसपी भाग 4 में है, और भाग 9 जो है वह पंचायत से संबंधित है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार, और भाग 4 में है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मैंडेटेड टाइम फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। लोक सूचना अधिकारी पीआईओ के लिए सूचना प्रदान करने के लिए अनिवार्य समय क्या है। ठीक है, तो लोक सूचना अधिकारी के लिए जो सामान्य तौर पर यह 30 दिनों का है। हमने पहले भी बताया था कि यह सामान्य तौर पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा 30 दिनों के लिए, सामान्य में 30 दिन और अर्जेंट में यानी तत्काल मामले में यह 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाना है। लेकिन यह सूचना जो है व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित यानी अर्जेंट बेसिस पर हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 30 डेज या जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली डील विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर मैटर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से प्रशासनिक और अन्य मामलों के लिए
न्यायाधिकरण की स्थापना के विशेष प्रावधान है। मैंने पहले भी बताया है, आर्टिकल 323A और 323B के अंतर्गत, जिसमें जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें भाग 4A के अंतर्गत 4A के तहत प्रशासनिक और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना के प्रावधान है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट जुडिशियल एक्टिविज्म, निम्नलिखित में कौन सा न्यायिक सक्रियता को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? जुडिशियल एक्टिविज्म को दर्शाता है, जिसमें ऑप्शंस है चुनाव को अमान्य घोषित करना, केवल मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना, कानून की निष्क्रियता की व्याख्या करना, या सार्वजनिक और हित में न्यायपालिका द्वारा स्वैच्छिक हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसमें न्यायपालिका किसी सार्वजनिक हित के मामले पर बिना किसी के मुकदमे के द्वारा यानी स्वैच्छिक रूप से वह इसमें प्रवेश करती है, कार्यपालिका के कार्यों में प्रवेश करती है, जिसे इसका जो आम रूप है वह जनहित याचिका के रूप में PIL के रूप में इसका उदाहरण है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका के निष्क्रियता के बजाय सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जाना। PIL के द्वारा लोगों को सार्वजनिक हित में न्यायपालिका स्वैच्छिक रूप से हस्तक्षेप करती है। तो डी इसका राइट आंसर है। द इंटर स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल, अंतर्राज्यीय परिषद, कई बार पूछा गया अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद मैंने अभी पढ़ाया था। यह जो अंतर्राज्यीय परिषद है वह केंद्र और राज्य के बीच विषयों को, संबंधों को डिस्कस करते हैं। इसके गठन के लिए 1990 में सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी। आयोग के सिफारिश पर यह गठित हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 263। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह देश के गृह मंत्री होते हैं। अगला सवाल है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन हमारे संविधान के 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची बेहद खास है, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, जिसमें कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मैंने पहले भी बताया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के SC और ST, इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, संविधान के 5वें अनुसूची में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू ट्रांसफर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट इन द इंडिया, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ऑब्वियस है, भारत के राष्ट्रपति, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि यह कार्रवाई भारत के CJI यानी इनके परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। CJI के परामर्श पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ट्रांसफ़र करते हैं। यह कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत आता है।
मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉलेजियम प्रणाली और इससे जुड़े क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट वाज वन रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन? राज्यपालों के संबंध में सरकारिया आयोग की क्या सिफारिश की गई थी? मैंने बताया आप लोग को सरकारिया आयोग जो है वह केंद्र और राज्य के संबंधों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य के गवर्नर गैर पक्षपाती होने चाहिए। गवर्नर शुड बी नॉन पार्टीशन, वह अराजनीतिक यानी नॉन पार्टीशन होना चाहिए और अपने राज्य की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। यानी राज्य के राज्यपाल को राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उन्हें गैर पक्षपाती होना चाहिए। अगला सवाल है, विच एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट फॉर द सेंटर एंड प्रोविंस विथ 3 डिस्टिंक्ट लिस्ट? किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए गए हैं? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत मैंने बताया भी है, पहले ही क्वेश्चन में यह क्वेश्चन है जिसमें 3 सूचियों का प्रावधान है, जिसमें एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें द्विसदनीय और द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनीय और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई 1935 के संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसकी डिटेल्स पहले क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है पहला। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सबसे पहले लोक लेखा समिति क्या है? तो यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी जो सीएजी ऑडिट करती है, यह उसका ऑडिट करती है। ठीक है, सीएजी के ऑडिट के रिपोर्ट की जांच करती है, ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। कौन करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ठीक है, अब लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो एक तो ये हो गया सीएजी के ऑडिट की रिपोर्ट की जांच करना, साथ ही संसद द्वारा जो स्वीकृत राशि है उसकी जो व्यय है या उसका जो प्रयोग है वह कानूनी रूप से किया गया है या नहीं, या कहीं मितव्ययता या कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। साथ ही सीएजी का मित्र के रूप में माना जाता है पीएसी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, सीएजी के ऑडिट रिपोर्टों की समीक्षा करना। अगला सवाल है, इन द के उमा देवी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु केस 2022 द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द थर्ड चाइल्ड अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2070 स्टेटिंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, विच फंडामेंटल राइट डिड द कोर्ट लिंक दिस बेनिफिट टू? के उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में जो कि 2022 में है, सर्वोच्च न्यायालय ने मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ को संवैधानिक अधिकार बताते हुए प्रदान किया था। न्यायालय ने इस लाभ को किस मौलिक अधिकार से जोड़ा था? तो यह अनुच्छेद 21 के तहत आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार से मातृत्व लाभ को आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में विस्तारित रूप में माना है। तो सी इसका राइट आंसर है, इसका विस्तार के रूप में माना है। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन के पॉलिटी का पार्ट 2। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।